सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम रशविंदर सिंह है, पिंड शेरपुर कलां, तहसील जगराऊं, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। और आज हम खेती विरासत मिशन की तरफ से मूल अनाजों की काश्त के बारे में बातचीत करेंगे कि ये मूल अनाज की कैसे हम खेत में इनकी काश्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि मूल अनाज क्या हैं और कौन कौन से मूल अनाज हमारे यहाँ इस क्षेत्र में उग सकते हैं। तो मूल अनाज एक अनाजों का परिवार है जिसमें 9 तरह के अनाज आते हैं। उसमें बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कंगनी है, कोदरा, स्वांख, हरी कंगनी, कुटकी और चीना। ये 9 तरह के जो अनाज हैं इनको इकट्ठों को मूल अनाज कहते हैं। मूल अनाज इसलिए कहते थे क्योंकि यही हमारा ये नॉर्थ इंडिया का और भारतवर्ष पूरे का ही ये मेन फूड था। हर घर में यही खाया जाता था गेहूं और चावल आने से पहले। तो इसके कई कारण थे, इसको क्यों हर जगह में हर घर में इसको खाया जाता था। उसका कारण क्योंकि ये कम पानी में अच्छी सेहत देने वाले अनाज थे और हमारे पर्यावरण जो हमारा यहाँ पे पर्यावरण है उसमें अच्छे से हो जाने वाले, अपने आप बिना किसी ज़्यादा इनपुट दिए ये जो अनाज हैं वो हम यहाँ पे हमारी धरती पे पैदा कर सकते थे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब जगह पे ये उगाए और खाए जाते थे। तो आज हम इनकी काश्त की बात करेंगे। तो ये जो 9 अनाज हैं इनको उगाने के लिए 3 जो विधियां हैं, मोटे मोटे 3 विधियां हैं। तो आज हम वो तीनों के बारे में बात करेंगे और वो तीनों के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो तीनों विधियां हैं आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छी लगती है उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को ध्यान रखते हुए तीनों में से किसी भी एक विधि से अपने खेत में इनकी बिजाई कर सकते हैं। पहली विधि है उसमें जो हमारे बुजुर्ग भी करते थे तो उसको छिट्टा विधि बोलते हैं कि हमने खेत में ऐसे ही 2 से 2.5 किलो बीज जो हम खेत 1 एकड़ का लेके मूल अनाज का उसकी हम छिट्टा विधि से बिजाई करते हैं और बाद में उसके ऊपर जो सुहागा जो होता है वो मार के उसकी बिजाई कर देते हैं। और वो विधि क्या है कि वो सबसे सिंपल विधि है, आसान विधि है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि उसकी जब आपने निराई गुड़ाई करनी है वो थोड़ी दिक्कत आती है और उसमें जो हमारी उपज है वो भी थोड़ी कम आती है दूसरी विधि से, क्योंकि अभी हमारी ज़मीन भी उस तरह की नहीं है। अगर ज़मीन आपकी पूरी ही अच्छी ज़मीन है तो उस विधि से भी आपकी अच्छी उपज आ सकती है, लेकिन जो आजकल की हमारी ज़मीन है उसमें जो दूसरी और तीसरी हमारी विधि है वो ज़्यादा कामयाब है, जो हमने पाया है पिछले 4-5 सालों में। जो दूसरी विधि है उसमें हम इसकी बिजाई सीधी लाइनों में करते हैं। वो सीधी लाइन में बिजाई करने के लिए आप कोई भी मशीन भी बरत सकते हैं, जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जहाँ गेहूँ बिजाई वाली मशीन है, जहाँ आपके पास जो हाथ से चलने वाली मशीन है वो, जहाँ आप पोर जो होता है एक बंदा खींचता है, पीछे एक बंदा बीज डालता है, उसमें भी आप सीधी लाइन में बिजाई कर सकते हैं। उसमें जो ध्यान रखने की बात यह है कि उसका जो फासला है वो 1 से 1.5 फीट रखना है। और दूसरा उसमें जो हमारे किसानों में आमतौर पे दिक्कत आती है कि जर्मिनेशन जो पौधा है वो उगता नहीं है। तो उसके लिए इसका क्या कारण है कि इसको अगर ज़्यादा गहरा बीजते हैं, क्योंकि बीज छोटा होता है, फिर भी इसकी जर्मिनेशन नहीं होती, और थोड़ा ज़्यादा ऊपर बीजा जाए तो फिर भी उसकी जर्मिनेशन नहीं होती। उसके लिए क्या है कि आपको एक प्रॉपर डेप्थ पे इसको बीज को बीजना है कि ज़्यादा मिट्टी ना हो और आपका जो पौधा आसानी से बाहर आ जाए। और अगर आप उसके ऊपर कम मिट्टी हो तो उससे क्या होता है कि वो उसका नमी है, जो बीज को उतनी नमी नहीं मिल पाती, हवा से वो नमी आपकी उड़ जाती है। जहाँ पे बीज गिरा है वहाँ पे नमी उतनी रहती नहीं, तो वो बीज नमी उड़ने के कारण हमारा जो बीज है वो पौधे के रूप नहीं ले पाता। इस बात को ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है कि खेत जो है वो अच्छी नमी में हो जब आपने इसकी बिजाई करनी है। और दूसरा, आपको जो बीज है उसको 10 से 12 घंटे पहले भिगो के रखना है। वो भिगोने के लिए आप उसको जैसे पानी लिया, उसमें थोड़ा सा हल्का सा, हम यहाँ पंजाबी में उसको बोलते हैं कच्ची लस्सी तैयार करना, हल्का सा दूध, जैसे 1 चूली दूध की उसमें पाके उसका कलर ही थोड़ा हल्का सा बस दूधिया कलर करना है पानी का। उस पानी में आपने बीज को भिगो के रखना है 10-12 घंटे, और उसको बाद में बाहर निकाल के उस बीज को छाँव में सुखा लेना है। जहाँ जो आपके उपलों की राख है वो थोड़ी उसको लगा के उसको छाँव में सुखा लेना है, ताकि आपका जो बीज है वो अकेला अकेला हो जाए। तो जब आपके मशीन से या हाथ से उसको बिजाई आप कर रहे हैं तो जो बीज है वो अकेला अकेला गिरे, साथ में चिपका ना रहे।
और तीसरी जो विधि है हमारी वो है पौध तैयार करके विधि। वो विधि हम जो यहाँ पे ज़्यादातर किसान हैं वो जो वही विधि से बिजाई करते हैं, क्योंकि उससे आपका जो जर्मिनेशन ना होने की दिक्कत है वो नहीं हो पाती। और दूसरा उस विधि में, ये पौध लगा के विधि में जो फ़ायदा है वो ये है कि आपका जो पौधे से पौधा, आपका जो आपने उसमें दूरी रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी, वो आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, आप उसको रख सकते हैं। क्योंकि दूसरी जो आप सीधी बिजाई करते हैं, जब इसका बीज छोटा होने के कारण आप पौधे से पौधे की दूरी जो है वो तय नहीं कर पाते। इसमें आप पौधे से जो दूरी है वो अपनी मर्जी से तय कर पाते हैं। वो अगर पौधे से पौधे की दूरी आपकी तय अच्छे से है तो उसमें क्या है कि जब पौधा बड़ा होता है तो उसको फैलने के लिए, उसकी जड़ों को फैलने के लिए अच्छी जगह मिलती है। तो उसके कारण जो आपकी मूल अनाज की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी आती है। निराई गुड़ाई में भी आपको आसानी रहती है करने में। और पौधे को धूप चाहिए, वो धूप भी उसको, क्योंकि पौधा एक दूसरे से दूर होने के कारण उसको जो धूप के लिए कंपटीशन है वो नहीं होता। वो हर पौधे को अच्छी धूप और हवा और जड़ों को फैलने के लिए जगह जो है वो मिलती है। तो ये फायदे हैं अगर आप पौध लगा के ये इनकी काश्त कर। तो अभी इनके समय की बात आ गई कि इनको कब अपने खेत में हमने लगाना है। वैसे तो जो हमारे बुजुर्ग जैसे करते थे वो तो यही था कि जब हमारे खेत में बारिश आती है तब इसकी बिजाई करनी चाहिए। तो जैसे अभी हम यहाँ उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में मानसून आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बिजाई करें तो हम इसको जून के पहले हफ्ते या मई के अखीरले हफ्ते में इसकी पौध लगा देनी है। 20 से 30 दिन की पौध जो है उतनी पौध हमने इसकी खेत में लगानी है। उससे क्या है कि मानसून आने से पहले पहले हमने इसकी एक जो निराई गुड़ाई है वो कर देनी है। बाजरा ज्वार को छोड़ के बाकी सातों की हम पौध लगा के जो बिजाई कर सकते हैं। तो इसमें से जो कोदरा है इसकी पौध तैयार होने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है बाकियों से। तो कोदरे की जो पौध है वो आप 30 दिन की, बाकियों की जो पौध है वो आप 20 से 25 दिन की खेत में लगा सकते हैं। इसमें धान की तरह पौध ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हमने जो पौध जब खेत में लगानी है तो हमने खेत में धान लगाने की तरह खेत में पानी खड़ा करने की और खेत का जो हम कद्दू करते हैं, पानी पडलिंग करते हैं लैंड की, वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसको खाली आपने पानी छोड़ना है, उसमें आपकी ज़मीन को गीला करना है और गीला करने के बाद ये पौध है वो लगा देनी है। इसलिए आपको खड़ा पानी नहीं होएगा खेत में तो आपको ज़्यादा पौध बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी पौध तो हम तब करते हैं कि उसमें हमको पानी में डूब जाने का खतरा रहता है पौध का और पौध मरने की थोड़ा शंका रहता है। लेकिन इसमें वो समस्या नहीं आएगी। तो छोटी पौध भी हम इसमें खेत में लगा सकते हैं और जितनी छोटी पौध हम खेत में लगाएंगे उतना ही हमारा जो पौधा है वो ज़्यादा शाखाएं बनाएगा। जितनी छोटी पौध लगाएंगे, जितनी इसकी उम्र 1 महीने के बाद हम लेट करते जाएंगे उतना ही जो हमारा पौधा है वो उतना शाखाएं नहीं बना पाएगा, उतनी अच्छी ग्रोथ खेत में नहीं करेगा। तो कोशिश करनी है कि जितनी छोटी पौध आप खेत में लगाएं उतना अच्छा है। तो इसलिए जब आपने पौध लगानी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एक तो जहाँ पौध लगानी है वहाँ पे आपको पुरानी जो रूढ़ी की खाद है वो डाल लीजिए, वर्मी कंपोस्ट है वो डाल लीजिए और कोशिश कीजिए कि बेड पे इसकी पौध लगाई जाए और बेड बनाने के बाद भी उसको सीधी लाइनों में पौध की बिजाई की जाए। उसका कारण ये है कि ये जब मूल अनाज हैं, जब इनकी पौध उगती है छोटी तो ये घास की तरह लगती है, तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है कई बार किसान को कि कौन सी पौध है, कौन सा घास है। तो अगर सीधी लाइनों में होगे तो आपको अच्छे से उसकी पहचान हो जाएगी कि ये मूल अनाज का मेरा पौधा है और ये घास है। और उसकी आप गुड़ाई भी जो घास निकाल सकते हैं। और जब आपने इसकी पौध को ज़्यादा जल्दी उगाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सीधी बिजाई लाइनों में बिजाई करने के बाद ऊपर से उसको मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने के लिए आप जो अपनी पराली है वो बर्तों में ला सकते हैं। जहाँ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका जो फसली रहंद खूंद है, कोई घास, सूखा हुआ घास है, उससे आपकी जो पौध है उस जहाँ पे आपने पौध लगाई है उसको पानी लगा के उसको ढक देना है और 4 दिन को उसको ढके रहना है। चौथे दिन शाम को आपने वो जो पराली से या आप फसली रहंद खूंद से उसको ढका है आपकी पौध वाली जगह को, उसको शाम को हटाना है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी पौध आपकी और भी जल्दी तैयार हो जाती है।
इससे जल्दी तैयार होने के कारण आप उसको जल्दी खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, आपका पौधा उतना अच्छा होएगा। और जो खेत आपका तैयार करना है उसके लिए आपको क्या करना है कि या तो आप प्लेन में बिजाई कर सकते हैं और दूसरा आप बेड बना के बिजाई कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा अगर आप बेड पे बिजाई करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो आपकी मिट्टी पे भी निर्भर करता है। अगर आपकी मिट्टी रेतली है तो आप प्लेन में भी बिजाई कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो फिर आप बेड बना के ही उसकी बिजाई कीजिए। और जब प्लेन में आप बिजाई करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना है कि इसको कम से कम पानी लगाना है। तो कम से कम पानी लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका 1 एकड़ जगह के आपने जितनी भी आपकी जगह है उसके छोटे छोटे क्यारे पाने हैं। जैसे मान लीजिए 1 एकड़ जगह है आपकी, 1 एकड़ को आप कम से कम 8-10 क्यारे उसके पाएं, ताकि उसको जब आप पानी लगाएं तो पतला पानी लगे, हल्का पानी लगे। जब आपने खेत में पौध आपकी तैयार हो गई तो उसकी अगर आपकी ज़मीन हल्की है फिर तो आपने 1 फीट बाय 1 फीट पे पौधे से पौधा और लाइन से लाइन इतने फासले पे आपने ये पौध लगानी है। और कोशिश कीजिए वो लाइन सीधी हो ताकि आपको निराई गुड़ाई करने में आसानी हो। और दूसरा, अगर आपकी जो ज़मीन है वो अच्छी ज़मीन है, थोड़ी रेतली इतनी वो नहीं है, हल्की ज़मीन नहीं है, थोड़ी भारी ज़मीन है, तो आप जो फासला है वो 1.5 फीट बाय 1.5 फीट भी रख सकते हैं या 2 फीट बाय 1 फीट रख सकते हैं। जैसे लाइन से लाइन 2 फीट हो जाए, पौधे से पौधा 1 फीट हो जाए। और अगर आपने इसकी बेड पे बिजाई करनी है तो आप 3 फीट का बेड एक बना लीजिए। 3 फीट के बेड के ऊपर बेड जो बन गया तो आपके खेत में जो उसके बेड के दोनों तरफ नालियां हैं उनमें पानी छोड़ दीजिए। और पानी छोड़ने के बाद जब वो पानी जीर जाए तो आपको पता लग जाएगा कि 6 इंच अंदर करके उस बेड के दोनों तरफ आपने एक फीट पे आपने एक पौधा, 1 या 2 पौधे पौध के लगाते जाना है। तो बेड पे लगाने का, जैसे आपकी अगर ज़मीन भारी ज़मीन है, ये चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन है, तो उसमें आपका जो ये बेड पे लगाने से इसकी क्वालिटी और अच्छी आएगी, क्योंकि मूल अनाजों में जितना इसको कम पानी हम लगाएंगे उतनी इसकी क्वालिटी और उतना इसका टेस्ट और उतना इसका जो रंग है वो अच्छा आएगा। जितना ये कम पानी में होंगे उतना ही ये ज़्यादा स्वादिष्ट, ज़्यादा पौष्टिक अनाज बनेगी। और दूसरा, इनके हम मूल अनाजों में जैसे हमने देखा कि ये 9 तरह के अनाज हैं। इनमें से जो 3 अनाज हैं, बाजरा, ज्वार और रागी, इनके ऊपर कोई छिलका नहीं होता, ये गेहूं की तरह हैं, तो इनको हम ऐसे ही पिसा के खा सकते हैं। लेकिन जो बाकी 6 अनाज हैं वो चावल की तरह हैं, तो इनके ऊपर छिलका होता है। तो इनको अगर आपने खाने के लिए अपने घर में बरतना है तो पहले इनका छिलका उतारना पड़ता है। तो वो छिलका उतारने के लिए मशीन चाहिए। छोटी मशीनें हैं, कोई ज़्यादा महंगी मशीनें नहीं हैं। और वो मशीनें हमने पंजाब में 3 जगह लगा भी रखी हैं। एक तो खेती विरासत मिशन का जो दफ्तर है जैतों में, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट, एक तो यहाँ पे है। एक हमारे किसान वीर हैं गुरदासपुर में, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, और गाँव उनका रंगीलपुर है बटाला के पास, एक वहाँ पे है। और तीसरी जो हमारे एक किसान मित्र हैं साथ में, गांव का नाम राजपुरा है, भवानीगढ़ के पास, तहसील संगरूर में, तीसरा यूनिट पंजाब में, वहाँ पे लगा है। वो ये 3 जगहों पे आप जो आपने मिलेट उगाए हैं इनका छिलका उतार सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये और भी कई जगह ये यूनिट है ये लग जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा महंगे नहीं हैं। और अगर आप में से कोई किसान वीर भी लगाना चाहे वो भी लगा सकता है। वो आप खेती विरासत मिशन में हमसे जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ से मशीनें मिलेंगी, कौन कौन सी मशीनें चाहिए, वो हम आपको पूरी जानकारी उसके बारे में भी दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये 3 जगह मशीनें जो लगी हुई हैं। एक जो ज़रूरी बात है इसमें कि जब आपने मूल अनाज की काश्त करनी है तो खरपतवार नाशक हमने इसमें नहीं बरतना है। किसी भी तरह का खरपतवार, किसी भी तरह का केमिकल, ना यूरिया, ना DAP, ना खरपतवार नाशक, किसी भी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है। और ना ही इसको कोई बीमारी पड़ती है, इसलिए ना कोई सुंडी की स्प्रे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जो खरपतवार है उसको नियंत्रण करने के लिए हमने इसमें गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई करने के 2 फायदे हैं। एक तो हमारा खरपतवार कंट्रोल होगा, उससे उसका नियंत्रण हम करेंगे। दूसरा, उससे क्या है कि हमारा जो पौधा है वो भी अच्छे से ग्रो करेगा। जब भी आप इसकी आपके खेत की गुड़ाई करेंगे तो आपका थोड़े दिनों में जो बूटे की रंगत है, उसकी ग्रोथ है, आपको ज़्यादा बड़ी हुई दिखेगी। आप ये मत सोचिए कि आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी, उस मेहनत का आपको फल भी जरूर मिलेगा, आपका पौधा भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो जो खरपतवार नियंत्रण के लिए इसकी गुड़ाई करनी है वो हमने क्या करनी कि जब हमने पौध लगा दी,
पौध लगाने के हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ही हमने उसकी गुड़ाई कर देनी है। ये नहीं देखना है कि खेत में खरपतवार हुआ है कि नहीं हुआ। जब भी आपका जो पौधा जो आपने पौध लगाई है वो चल पड़ा एक बार, तभी आपने उसकी गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई आप किसी भी चीज से कीजिए, कसौली से कीजिए, खुरपे से कीजिए, हाथ से जो होता है खुरपा, चाहे आप जो साइकिल होते हैं, साइकिल के पीछे वो टूल लगा रहता है, उससे गुड़ाई कर दीजिए। तो उससे क्या है कि जब आप छोटी स्टेज पे इसकी गुड़ाई कर दोगे तो आपका जो गुड़ाई करने का खर्चा है वो बहुत कम रह जाएगा। और दूसरा उससे क्या है कि छोटी स्टेज में गुड़ाई करने से आपका पौधा भी जल्दी ग्रो कर जाएगा। पहली गुड़ाई आपने हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उसको कर देनी है, और दूसरी गुड़ाई आपने तब करनी है जब आपने पहला पानी लगाना है। तो पहला पानी कब लगाना है? जब आपका पौधा मांगे। तो आपने अपने खेत के वो देखना है कि कब आपकी पौध मुरझाने लगे। पहली बार आपने लगा दी, वो बूटा चल पड़ा, फिर आप देखना है कि पौध अब मेरी मुरझा रही है, हल्का मुरझा रही है, तब आपने उसको हल्का पानी लगा देना है। और पहला पानी लगाने के बाद जब भी आपकी ज़मीन दोबारा बत्तर में आए, गुड़ाई करने के लायक हो जाए, तभी आपने उसकी दूसरी गुड़ाई भी कर देनी है। बस 2 गुड़ाइयों के बाद फिर आपको इसके गुड़ाई की कोई चिंता नहीं करनी है। 2 गुड़ाई के बाद आपका जो पौधा है वो बड़ा हो जाएगा, और उसके नीचे अगर कोई खरपतवार हो भी रहा है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका पौधा ऊपर निकल गया है, उसको जो खरपतवार है वो तंग नहीं करेंगे। आपका जो यील्ड है, आपकी जो उसमें उपज है, उस पर भी असर नहीं डालेंगे। तो ये 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और खरपतवार नाशक और केमिकल इसीलिए नहीं डालना है क्योंकि जो मूल अनाज है, इतना इसका जो डिमांड बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये बहुत सारे बीमार लोगों को ठीक करने की शक्ति रखता है। इसमें अभी ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे लोग भी हैं खाने वाले जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको एलोपैथी और बाकी किसी भी पैथी में इलाज नहीं हो पा रहा था, उनको ये मूल अनाज खाने से वो ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए ठीक हो रहे हैं क्योंकि ये मूल अनाजों को किसी भी तरह का जहर नहीं है, केमिकल नहीं है। एक कारण ये भी है, ये अपने आप में पौष्टिक तो हैं। दूसरा ये भी एक कारण है कि इनको उगने में किसी भी तरह का जहर की जरूरत नहीं पड़ती। बीमार बुजुर्ग और छोटे बच्चे जो ये मूल अनाज खा रहे हैं, उनको ध्यान में रख के ही इन मूल अनाजों की जो काश्त है वो करनी है, ताकि उनका भी भला हो और आपका भी, उगाने वालों का भी, सबका भला हो। धन्यवाद। कोरे